ओके नाउ चलिए यहाँ पर आप देखें कि ये बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और साथ में ये यूरोलॉजी का भी टॉपिक है, दिस मीन्स फ्रॉम दी यूरिनरी सिस्टम आल्सो। लेकिन एग्जैक्टली किडनी में नहीं, किडनी का मसला अलग है, बट दिस इज़ एक्चुअली यूरिनरी आल्सो बट जेनेटल एज वेल। अब इसमें आपने यहाँ पे देखा है कि इसमें दो टॉपिक्स आपको करने हैं और दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े कॉमन है और ये सर्जरी में आगे बहुत काम आएगा। उसमें से एक है जिसको हम कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH। नाम देखें आप, इसमें बेनाइन का वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है, और बेनाइन और मेलिग्नेंसी जो है वो ये न्यूप्लेजिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये किसी भी सूरत में न्यूप्लास्टिक डिजीज़ नहीं है। बेनाइन वर्ड इस्तेमाल ये मिसनोमर है जो यूज़ हो रहा है और हमेशा से यूज़ होता रहा है, और ये कोई बेनाइन कोई ट्यूमर नहीं है। और अगर ये बेनाइन है, बेनाइन वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ये हरगिज़ ये नहीं है कि ये आगे चल के लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी सूरत में नहीं, क्योंकि ये न्यूप्लाज्म है ही नहीं। तो बेनाइन इज़ नॉट एक्चुअली द वर्ड करेक्टली यूज्ड हियर। तो ये बेसिकली हाइपरप्लेजिया है, और हाइपरप्लेजिया में हमने पहले पता है हमें कि जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड बेसिकली फाइब्रोमस्कुलो ग्लैंडुलर आर्गन है, और इसका जो मसला है इसमें फाइब्रोमस्कुलो ग्लैंडुलर आर्गन, तो इसमें जो हाइपरट्रॉफी हो रही है, ये जो हाइपरप्लेजिया हो रही है, तो हाइपरप्लेजिया में सिर्फ ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली ये ग्लैंडुलर है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट के सेंटर से यहाँ पर पास हो रहा है यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा को वहाँ से हम पास कराते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 4 हिस्सों का मकसद है कि एक इंटीरियर टू द यूरेथ्रा, एक पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रा एंड 2 लेटरल टू द यूरेथ्रा। ये हमें 4 लोब्स मिलते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये इस वक्त यहाँ पर क्योंकि सजाइडल सेक्शन कटा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपको लेटरल नज़र नहीं आ रहा है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर नज़र आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, लेकिन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस इंटर हो रही है एजैकुलेटरी डक्ट भी, और वो मिडिल ऑफ द यूरेथ्रा को आके ज्वाइन कर रही है। तो इसका मकसद ये हो गया कि पोस्टीरियर जो सरफेस, हम जो पोस्टीरियर लोब कह रहे थे, वो अब एक नहीं रहे, ये 2 हो गए। अब जो 2 हो गए तो उसके अंदर ये जो है बोथ इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला जो लोब होगा इसको हम अब कहेंगे मीडियन लोब, और बाकी वाला जो है वो तो पोस्टीरियर है ही। तो मीडियन लोब विल बी एक्चुअली एडिशनल लोब ड्यू टू द प्रेजेंस आर द एंट्रेंस ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। और ये हम पीछे से देख रहे हैं और हमें सजाइडल सेक्शन काटा है तो ये एक इजैकुलेटरी डक्ट नजर आ रही है। अगर हम पूरा अगर देखेंगे ना तो ये इस तरीके से, अगर ये इजैकुलेटरी डक्ट ऐसे गई है तो ये मीडियन लोब यहाँ हम पाएंगे वेज शेप्ड मैनर में। और ये जितने भी लोब्स होते हैं ये कोई पार्टीशनड नहीं होते, ये लोब्स ड्यू टू द प्रेजेंस एंड द एंट्रेंस ऑफ द 2 इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड द पैसेज इन द सेंटर इन द मिडिल ऑफ द यूरेथ्रा, ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 लोब्स में ये डिवाइड हो गया है। अब ये जो लोब्स है ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलते हैं, और इसका हमने पहले से देख लिया है कि ये जो बेस है दैट विल बी रिलेटेड हियर अबव विद द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसका मकसद ये कि इसके जब सिम्टम्स आप देखेंगे, जैसे सिनेरियो डेवलप होगा, तो जब भी मीडियन लोब इन्वॉल्व होगा किसी सूरत में, जैसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ये लोब ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एनाटॉमिकली, तो वो जब ये लोब इन्वॉल्व होगा तो नेक को प्रेस करेगा, और जो नेक को प्रेस करेगा तो ये ब्लैडर नेक कहलाता है, इसका ब्लैडर नेक। तो ये करेगा ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, और ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से चांसेस हैं कि पैसेज ऑफ द यूरिन में डिफिकल्टी होगी, डिसयूरिया। और सिर्फ डिसयूरिया ही नहीं बल्कि ब्लैडर नेक को पहले से ही नेरो है, उसके बाद जब उसको नेरो कर देगा तो इवन इससे रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हो सकती है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं अगर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है तो, क्योंकि मीडियल लोब की इन्वॉल्वमेंट होती है, और मीडियल लोब जो है वो यूरेथ्रा के करीब होता है, वो पेरी यूरेथ्रल एरिया है। तो वो पेरी यूरेथ्रल एरिया की वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसको उमूमन कंप्रेस कर देता है, तो पेशेंट उमूमन बहुत ही अर्ली यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आ जाते हैं। लेकिन वो जो कैंसर के पेशेंट होंगे ना, जो खासतौर पे कार्सिनोमा प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं, उसके अंदर जो जोन होता है वो पेरिफेरल जोन होता है, वो जो इन्वॉल्व होता है। ये जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये सिर्फ ये जो इसकी डिवीजन है ना, ये एनाटॉमिक डिवीजन है, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी पैथोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस जोन्स की है। ये जोन्स आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रांजिशनल जोन क्या है, पेरिफेरल जोन क्या है, पेरी यूरेथ्रल जोन क्या है, व्हाट दीज जोन्स आर, द सेंट्रल जोन क्या है, और कौन कौन से जोन्स जो हैं वो बेनाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से जोन्स जो हैं वो मेलिग्नेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
और अगर मेलिग्नेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बेनाइन के लिए इंपॉर्टेंट कौन से जोन से, ये आपको चल के दिखाते हैं। लेकिन उन जोन्स का ज़्यादा जो असर होता है ना, वो होता है आपके इस यूरेथ्रा पे। तो पेशेंट जो होगा, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के जो पेशेंट होगा, या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच का जो पेशेंट होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली वेरी अर्ली प्रेजेंट हो जाता है विद द यूरेथ्रल सिम्टम्स। और यूरेथ्रल सिम्टम्स क्या होगा? डिस्यूरिया। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि देयर विल बी इवन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन आल्सो। वजह यह है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होगी तो पीछे जो यूरिन होगा, डिज़ायर होगी यूरिन की, यूरिन पास करने जाएगा, तो यूरिन पास करने के बाद वो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो यूरिन उसको कम आएगा। एक तो स्ट्रीम यूरिन की वीक होगी, वरना यूरिन में जो कंट्रैक्शन होती है यूरिनरी ब्लैडर की, तो स्ट्रीम जो यूरिन की होती है वो यूरिन दूर जाके गिरता है। इसमें यूरिन जो होगा वो जस्ट ओवर द फीट गिरेगा आके, क्योंकि इतनी वीक यूरिन की स्ट्रीम होगी। वो स्लोली आएगा, ड्रिबलिंग भी हो सकती है इवन कभी कभी अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो। और इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये तो है ही, लेकिन जब ये जो मिडिल जो लोब है, जो मीडियल लोब है, इसकी जैसे जैसे इसकी इनलार्जमेंट होगी तो ये जो नेक को है ये पुश करेगा ऊपर की तरफ। अब जो ऊपर की तरफ पुश करेगा तो पुशिंग के बाद यूरिनरी ब्लैडर में एक पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच क्रिएट हो जाएगा। यानी आप ऐसे करें इसको, अगर आप ऐसे करोगे तो लाइक दिस, ऐसे तो यूरिन अगर पास भी हो गई तो पीछे यूरिन रुक जाएगा काफ़ी, क्योंकि वो पाउच में समाया होगा, उसको पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच कहते हैं। वो अगर पाउच में रुक गया तो इस स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस हैं, सिस्टाइटिस। और सिस्टाइटिस की वजह से फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्योंकि इरिटेशन की वजह से ट्राइगोन पे बार बार हम यूरिन आने की एक डिज़ायर होगी, इतना यूरिन जमा भी नहीं होगा तो। और इस तरीके से जब यूरिन करने के लिए जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो होगी, लेकिन यूरिन इतना आएगा नहीं, क्योंकि पीछे यूरिनरी ब्लैडर में डिज़ायर ज़्यादा है, क्वांटिटी इतनी नहीं है, और साथ में ऑब्स्ट्रक्शन भी। तो ये डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, सिस्टाइटिस, और उसके साथ साथ इवन स्ट्रेसिस की वजह से वहाँ क्रिस्टल्स जमा होते होते इवन स्टोन भी क्रिएट हो जाएगा, वजाइकल कैलकुलस, ये सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पेशेंट्स उमूमन यूरिनरी सिम्टम्स के साथ बहुत ही प्रेजेंट करते हैं जल्दी ही अगर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, बिकॉज ऑफ दैट जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट व्हिच एक्चुअली आर गेटिंग देमसेल्व्स इन्वॉल्वड इन द बीपीएच। अब ये तो आपने यहाँ पर देखा। अब ये इसके जोन्स आप यहाँ पे देखें, जोन्स के अंदर उमूमन होता यह है कि एक होता है जिसको हम कहते हैं पेरी, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर द पेरी यूरेथ्रल, ये जो यूरेथ्रा के आसपास ये देख रहे हैं आप। एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल, ये ज्यादातर ये वाले जो जोन से साइड में ये। और एक होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल जोन, और ये सेंट्रल जोन। इसका मकसद है कि ये वाला जो एरिया है ना पूरा, जो एजेक्युलेट डक्ट के ऊपर ज्यादातर आपको मिलेगा, ये वाला एरिया एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एरिया वो है जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कराता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और ये बेनाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कलेक्टिवली ये इक्विवेलेंट होते हैं कहाँ? एंटीरियर, मिडिल और लेटरल लोब। ये साथ ये क्या है? ये एंटीरियर, ये मीडियन उसमें आ गया, और साथ में दो लेटरल वाले। तो एंटीरियर, मिडिल और लेटरल का वो जोन जो है वो यूजुअली बेनाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका वास्ता ज्यादातर नेक के साथ और यूरेथ्रा के साथ। और यूरेथ्रा को जो कंप्रेस करेंगे तो यूरेथ्रा स्लिट लाइक हो जाता है, और इसकी वजह से डिस्यूरिया भी होती है और ऑब्स्ट्रक्शन भी, और इतना कुछ कभी कि इवन रिटेंशन, पेशेंट रिटेंशन में प्रेजेंट करते हैं उमन, रिटेंशन ऑफ यूरिन में वो कैथेटराइज करना पड़ता है पेशेंट को। और अगर कैथेटराइज करें आप, और इवन कैथेटराइजेशन भी इतनी नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कि इवन कैथेटर भी पास ना हो, तो फिर मजबूरन हमें सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करनी पड़ती है, होल करना पड़ता है, और यहाँ से कैथेटर डाल के बाहर, जब तक इस मसले का हल न ढूंढ ले। इसको सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी कहते हैं। बड़ी इमरजेंसी है, जाहिर है वो यूरिनरी ब्लैडर इतना कंट्रैक्ट करता है कि सीवियरली पेनफुल, और यूरिनरी ब्लैडर पूरा यहाँ पर एब्डोमेन तक आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर इवन रप्चर भी हो सकता है। यानी आप अगर देखें वो इतना कुछ कि यूरिनरी ब्लैडर प्रोस्टेट ना भी हो ना, यूरिनरी रिटेंशन बिकॉज ऑफ स्ट्रोक वगैरह भी हो जाए तो पेशेंट इवन स्ट्रोक में अनकॉन्शियस भी होता है ना, कोमा में पेशेंट होता है, पेशेंट रोल करता है। यानी अनकॉन्शियस पेशेंट को भी इतना पेन होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन में। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन में यूरिनरी ब्लैडर जस्ट लाइक अ बॉल, बाकायदा फुटबॉल की तरह यूँ समझ एब्डोमेन में होगा, आप इस तरीके से हिसाब कर सकते हैं। और उस वक्त सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी बड़ी इजी होती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जैसे आपका एब्डोमेन में आएगा तो उसके ऊपर जो लगी हुई होती है पेरिटोनियम, वो भी ऊपर पील ऑफ होकर इतने ऊपर आ जाती है, और बड़े आराम से आप विदाउट इवन इंजरिंग द पेरिटोनियम यू कैन एक्चुअली पास द नीडल थ्रू दैट। तो कैथेटराइजेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, होल करके, उसको सिस्टोस्टमी कहते हैं। अब ये जो आपने देखा ना कि ये 4 ग्रुपिंग्स, यानी जो ग्लैंड्स होते हैं ना उमूमन, उसके अंदर आपको जोन वाइज 4 जोन्स आप देखते हो। उस जोन वाइज 4 जोन्स का मकसद है कि एक मैंने बताया ये यूरेथ्रल जोन, ये जो उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे एंटीरियर लोब वाला जो बड़ा हिस्सा है वो ट्रांजिशनल जोन, और ये पोस्टीरियर अबाउट दी एजेक्युलेट डक्ट वाला ये हिस्सा जो है वो सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल, पेरी यूरेथ्रल एंड ट्रांजिशनल ऑल टुगेदर दे आर वेरी फेमस फॉर, और ये वो लोब हैं जो एनाटॉमिकली एंटीरियर,
मिडिल और लेटरल वाले लोब्स हैं। और ये जो है वो जो अब जो ये पीछे वाला ये जो है अबाउट द इजैकुलेटरी डक्ट है तो पोस्टीरियर, लेकिन कहते हो तो उसको मिडिल है ना, मीडियन लोब। और ये जो है ये एंटीरियर है, और दो साइडों से जो आपका ट्रांजिशनल का बाकी हिस्सा होगा वो आपका लेटरल लोब्स होंगे। ये वाले हिस्से जो होंगे वो आपको ज़्यादातर यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट को भी करेंगे क्योंकि इजैकुलेटरी उन्हीं से तो पास होती है, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट हमें कोई ऐसा सच सिम्टम्स नहीं देती। और ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा। और इसके मैंने सिम्टम्स आपको बताया कि किस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। बेनाइन है, नीचे अगर कहीं लिखा हुआ है बेनाइन आफ्टर सम टाइम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैलिग्नेंसी, नेवर, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्यूमर। ये कोई ट्यूमर नहीं है, ये दरअसल हाइपरप्लेजिया है। बेनाइन वर्ड इसमें आ गया है एक्चुअली, इस वजह से हम न्यूप्लेज्म की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन है एक तरह से, ये मिसनोमर है। और ये जब आप यहाँ पे देखते हो तो ये उमूमन इंटीरियर ये लोब जो है ये प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए मशहूर जोन ये हैं। इसमें पेरिफेरल जोन में आपको माइनस करके दे रहा हूँ। 4 जोन्स हम देखते हैं, उसमें से 3 जोन्स जो हैं वो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के लिए, हाइपरप्लेजिया के लिए, और आगे से जो पेरिफेरल जोन दिखाएंगे दैट विल बी एक्चुअली फॉर द मैलिग्नेंसी। अब इसमें आप यहाँ पे देखो कि ये जब जोन होता है ना तो इन जोन्स को फिर किसी ज़माने में ओपन सर्जरी के साथ ठीक करते थे। अब ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, इसको आप ठीक करेंगे ही तब जब इसको आप रिमूव करेंगे। वो जो एक्सेसिव टिश्यू है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, दूसरी सूरत में ये यूरेथ्रा जो है वो कभी भी ओपन नहीं होगा। फिर ये आजकल जो है सर्जरी जो है ना वो क्लोज सर्जरी थ्रू एंडोस्कोपी यहाँ पर, और यहाँ से सिस्टोस्कोप अंदर डालते हैं। एंड सिस्टोस्कोपी इसका मकसद ये है कि ये थ्रू द यूरेथ्रा, इसको हम कहते हैं ट्रांस यूरेथ्रल, और ट्रांस यूरेथ्रल अंदर गया और इसके बाद यहाँ से पास करके ये आहिस्ता आहिस्ता इसके टिश्यू जो है आप निकालते रहेंगे। ट्रांस यूरेथ्रल क्या किया, रिसेक्शन किस चीज़ की, प्रोस्टेट की, तो इसको बोलते हैं सीधा सीधा TURP। अब ये TURP यहाँ से तो निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद यूरेथ्रा काफ़ी इंजर हो जाएगा जाहिर है, उसके बाद ये एपिथेलियम ही तो है ये दोबारा रिजनरेट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो क्या इजैकुलेटरी डक्ट क्या ये ख़त्म नहीं होगी, क्या ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये इजैकुलेटरी डक्ट जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो इजैकुलेटरी डक्ट विल गेट क्लोज्ड, स्टेनोज्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये फाइब्रस टिश्यू बन गया। इसका मकसद है कि अब इससे सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म्स अब कभी भी यूरेथ्रा के अंदर नहीं आएंगे। सीमेन में सिर्फ प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा और कुछ और यूरेथ्रल फ्लूइड उसमें हो सकता है। अब सेमिनल फ्लूइड और सीमेन के अंदर जो है वो अब स्पर्म्स वो नहीं होंगे। इसका मकसद है कि ये पेशेंट TURP के बाद स्टेराइल हो जाएगा, इसको स्टेरिलिटी कहते हैं, इनफर्टिलिटी नहीं कहते, स्टेरिलिटी कहते हैं। ये स्टेराइल हो जाएगा ये पेशेंट, तो इसका मकसद है कि इस ऑपरेशन के बाद वो पेशेंट स्टेराइल हो जाता है। एज जितनी होती है इस पेशेंट की, उमूमन 50 से ऊपर के पेशेंट्स होते हैं तो कंप्लीट फैमिली अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं, और ज़ाहिर है इसको करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, वरना फिर कॉम्प्लिकेशंस आप समझ ही सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन उमूमन आते हैं यहाँ पर कि ये जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है ये बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। इसको उमूमन कहते हैं कि एज के बाद 60-50 के बाद तो ये होगी सबको, ये नॉर्मल है एक तरह से, एज रिलेटेड ये एक नॉर्मल एक फिनोमिना है जो इसके साथ होता है, और ऑलमोस्ट इट हैज़ नो रिलेशन टू द प्रोस्टेटिक कैंसर। अभी मैंने बताया है कैंसर ये एक सिरे से ट्यूमर ही नहीं है, कैंसर के साथ इसका कोई वास्ता ही नहीं है। एंड इवन अगर ये भी मौजूद है और उस पेशेंट में कैंसर भी हुए है तो इसका वास्ता कैंसर के साथ ना जोड़ें, ये दोनों साथ हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अंडरस्टैंड? तो ये यहाँ पर अब इसके अंदर उमूमन जो क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है, जो करते हैं, जो उमूमन क्वेश्चंस करते हैं, इसके बारे में काफ़ी पैथोलॉजी पर डिस्कस हुआ है कि ये एक्चुअली हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से है। अब इसमें जो एक मेन चीज़ है ना जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी उसी से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT। अब ये बेसिकली है डायहाइड्रो है, तो दो जगह पर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ होता है, किसके साथ, टेस्टोस्टेरोन के साथ, और इसको हम कहते हैं डायहाइड्रो। ये टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट है, और ये सिंथेसाइज होता है कहाँ से, ज़ाहिर है टेस्टोस्टेरोन से, बाय द एक्शन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। अब वो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम अगर टेस्टोस्टेरोन पे काम करेगा तो टेस्टोस्टेरोन पे दो जगह पर हाइड्रोक्सी लग जाएगा, तो डायहाइड्रो उसमें दो जगहों पर हाइड्रोजन लग जाएगा, तो उसको डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। तो कहते हैं कि इस बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी को अगर आप प्रिवेंट करना चाहें तो उसके लिए इन लोगों ने एक मेडिकेशन, एक ड्रग्स ईजाद की हैं जो दरअसल इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दें तो फिर DHT बनेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन होगा, DHT नहीं बनेगा। तो ये 5-अल्फा
रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर जो है दैट इज एक्चुअली ड्रग ट्रीटमेंट है इसकी, और ये ट्रीटमेंट है यहाँ पे वन ऑफ द अप्रोचेस। अगर आप फिलहाल अगर सर्जरी न कराना चाहे पेशेंट तो फिर ये ड्रग्स भी दे देते हैं, या ये भी न देना चाहें हार्मोनल तो फिर आजकल जो है ना फिर अल्फा ब्लॉकर जो है ना वो आ गई हैं। टेम्सोल्यूसिन आपने देखी होगी जिसका दी, टिमोप्सिन या इस तरीके से जो ड्रग्स हैं ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स होती हैं। और अल्फा 1 ब्लॉकर्स का फ़ायदा दो तरीके से होगा आपको। क्या फ़ायदा होगा? एक तो हाँ जी, वो जो एक तरीका ये उसका एक फ़ायदा ये होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लेडर नेक है, ये पूरा का पूरा जितना भी आप स्मूथ मसल देख रहे हो ना ब्लेडर का, डेट्रोसर मसल, इस पर दो किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर होता है मस्क्रीनिक रिसेप्टर जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन करता है, दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर्स। लेकिन जो नेक होता है वहां पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फा 1, और जहां अल्फा 1 होता है वहां पर एड्रेनलिन काम क्या करेगा? कंस्ट्रिक्शन। तो आप दे रहे हैं उसको अल्फा 1 ब्लॉकर, लेकिन अल्फा 1 ब्लॉकर तो और भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को रिलीज करते हैं लेकिन आपका बीपी फॉल करते हैं, जो आर्थोस्टेटिक वुमन आपको पता है कि पोस्टरल हाइपोटेंशन वगैरह कराते हैं, जैसे प्राजोसिन वगैरह, टेराजोसिन, प्राजोसिन वगैरह वगैरह, ये ड्रग्स जो है। लेकिन ये आप फिर तो प्राजोसिन भी आप देंगे तो ठीक हो जाएगा इससे नहीं। ये जो स्मूथ मसल ना खास तौर पे यहाँ पर इन लोगों ने स्पेसिफिकली वो अल्फा 1 ब्लॉकर इन्वेंट की है जो स्पेसिफिकली एक्ट करती है इस पर ज़्यादा एफिशिएंटली, जो और जगहों पे नहीं, यहाँ ज़्यादा करती है। तो वो क्या करेगी? बेसिकली स्मूथ मसल्स ऑफ द कंस्ट्रिक्टर, वो जो 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 हमारा स्फिंक्टर वज़ाई की मसल है उसको कर देगी वो क्या? अल्फा 1 ब्लॉक करके उसको रिलैक्स कर देगी। जब उसको रिलैक्स कर देगी तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आसानी से पास हो जाएगा। क्या सिर्फ इनको करेगी कि स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट को भी रिलैक्स कर देगी, क्योंकि वो भी तो फाइबर मस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन है, तो उसको भी रिलैक्स कर देगी। उसको रिलैक्स कर देगी तो जो जो उसकी कंप्रेशन ग्लैंड्स की वजह से हो रही थी कम से कम और नहीं सही तो 10-15% थोड़ी सी जो रिलैक्सेशन है ऑफ द स्मूथ मसल उस पर से कंप्रेशन थोड़ी सी खत्म होगी। इधर से ये खुल जाएगा, इधर से इस पे भी कंप्रेशन थोड़ी सी कम। तो इस वजह से कुछ ना कुछ कंजर्वेटिवली मेडिकेशन के थ्रू आप कम से कम वहाँ से यूरिन को पास करवा सकते हैं फॉर दैट 1 or 2 years पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर इस तरीके से यहाँ पर, और अगर आप उसके साथ साथ अगर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी यूज़ करते हैं तो उससे भी इवन एक अप्रोच वो भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल उसकी इन दी एंड सर्जरी करानी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का ये एक तरीका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन मैंने बताया कि ये काज्ड बाय द एज रिलेटेड इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन, ये भी है एज रिलेटेड ईस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ जाए, या फिर क्योंकि ईस्ट्रोजन से क्या, ईस्ट्रोजन से एज सच तो नहीं, इससे क्या होता है कि वो जो DHT रिसेप्टर्स होते हैं ना, इसकी वजह से DHT रिसेप्टर की एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी वो ज़्यादा रिसेप्टर्स from the nucleus, from the genes, more proteins are formed here in form of the receptors which are inserted here over the prostate gland. इसको हम DHT रिसेप्टर्स कहते हैं, उनकी एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जो थोड़ी लेवल भी होगी ना हमारी DHT की वो भी उस पर आके एक्ट करेगी और उससे भी इवन हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स को इवन ब्लॉक करने वाले भी एंजाइम्स ड्रग्स आ गई हैं आजकल जो DHT रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। DHT रिसेप्टर को बनने तो देती हैं, उसको तो नहीं रोक पाती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को वहाँ पर कुछ ब्लॉक कर देती हैं। ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो मसला है जो मैंने आपको बताया था, हाइपरप्लेजिया सिर्फ ग्लैंडुलर नहीं है, ये सिर्फ ग्लैंड का मामला नहीं है, ये ग्लैंड के साथ साथ मसल भी, उसकी भी हाइपरप्लेजिया और फाइब्रस टिश्यू की भी हाइपरप्लेजिया होती है। इसी वजह से मसल की हाइपरप्लेजिया की वजह से उसका टोन बढ़ जाता है और कंप्रेस कर देता है यूरेथ्रा को, और हमने उसके लिए अल्फा 1 दिया है ताकि इसके मसल्स की तादाद जो बढ़ गई है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स होने की वजह से उसका टोन कम हो जाए और यूरेथ्रा कुछ रिलीज होकर यूरिन को पास करना शुरू कर दे। इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट द हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड्स ओनली, जो होता है मेलिग्नेंट में वहाँ पर होती है मेलिग्नेंसी और द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, नॉट द फाइब्रस एंड अदर। ये सबको इंक्रीज कर देगा, मसल्स को भी तो, फाइब्रस टिश्यू को भी तो, इवन ग्लैंड्स को भी, क्योंकि ये ट्यूमर तो नहीं है, ये तो इनडिस्क्रिमिनेट किस्म का ये प्रोसेस है यहाँ पर। और BPH मैंने बताया कि ग्लैंड अगर पूरा देखेंगे ना अगर ग्लैंड, तो वो नोड्यूलर होगा, वो थोड़ा सा रबरी होगा। तो हम कोई ऑटोप्सी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल प्रोस्टेटिक के हाइपरप्लेजिया से, यूरिनरी सिम्टम से आ रहा है, पेशेंट की एज कोई 50 के आसपास है, तो हमारा दिमाग ज़्यादातर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की तरफ ही जाएगा। लेकिन हम कंफर्म करेंगे, और कंफर्म हम कैसे करेंगे? कंफर्म हम करेंगे कुछ सीरोलॉजिकली उसके कुछ ट्यूमर मार्कर्स देखेंगे,
और उसके बाद सर्जिकली हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसको DRE कहते हैं, और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आप देखें कि अगर वो आप डिजिटल ये उसको आप अगर फिंगर पास करता है सर्जन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ये देखिए, अगर यहाँ से ये सर्जन पास करता है तो ये है एनल कैनाल और ये है रेक्टम, और रेक्टम में माने इसका मकसद है कि आप पेरिनियम से पेल्विस में आ गए, और बिहाइंड से इस तरीके से अगर पुश करेंगे तो आपके आगे आपको फिंगर को आगे होगा इंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम, और पीछे से ये होगा द बैक साइड ऑफ योर ऑफ द प्रोस्टेट, और बैक वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादातर मीडियन लोब ये होते हैं। और इस पर अगर प्रेशर दे ना पेशेंट को डॉक्टर, प्रेशर इस तरीके से देगा तो थोड़ा सा रबर लाइक हो, थोड़ा सा सॉफ्टर अगर फील हो ना तो ये मोस्ट प्रॉबेबली बेनाइन होता है। लेकिन वहाँ पर उसने ऐसे हाथ घुमाया, उसको नोडुलर और हार्डर फील हुआ ना वहाँ पर, तो वो आसानी से समझ जाएगा कि ये फंगी फॉर्म, एक फंगस लाइक यूँ समझ लो कि ये कॉलीफ्लावर टाइप ऑफ फंगेटिंग मास है, और सख्त भी है, पेशेंट की एज 60 से ऊपर है, और ये यूरिनरी सिम्टम्स से कम दूसरे सिम्टम्स के साथ ज़्यादा है पेशेंट इस वक्त, तो ये मोस्ट प्रॉबेबली सर्जन समझ जाता है कि ये मोस्ट प्रॉबेबली ये मैलिग्नेंसी की तरफ ज़्यादा इशारा है। तो DRE से ये काफ़ी चीज़ें इवन एग्जामिनेशन के दौरान ही काफ़ी इंडिकेशन मिल जाती हैं यहाँ पर। तो ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने बताया कि यूरेथ्रा की कंप्रेशन है तो यूरेथ्रल प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा होंगे, और ग्रॉसली आपको ये रबरी नजर आएगा, और नोडुलर इन्लार्जमेंट होगी ग्लैंड्स की, अफेक्टिंग खासतौर पे इनर ग्रुप्स ऑफ द ग्लैंड, स्पेशली पेरी यूरेथ्रल और ट्रांजिशनल जोन। तो यूरेथ्रल प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होंगे, और इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं। नहीं भी आएंगे, देर भी करेंगे ना तो पीछे वजाइकल कैलकुलस वगैरह बन चुका होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस यूरिनरी ब्लैडर की होती रहती हैं, और इतना कुछ कि इवन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वजाइकल कैलकुलस बन के उसको हिट करेगा तो वहाँ पर इवन ब्लड वेसल्स को रप्चर करके इवन हेमेचुरिया कर सकता है। और साथ में अगर ब्लड CP उसे यूरिन DR कराओगे तो उसके अंदर पायूरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेकेंडरीली मिलेंगी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मसला ऑब्स्ट्रक्शन का है। और पेशेंट जो होगा वो डिस्ट्रेस में बहरहाल पेशेंट पहुँच जाएगा, नहीं किया उसने तो एक दिन वो रिटेंशन में भी पहुँचेगा। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ उमूमन यहाँ पर मौजूद मिलेगी आपको। अब यहाँ पर आप देखिए कैरेक्टरिस्टिकली नहीं देखा कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे, तो क्या फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया, हेजिटेंसी, stream of the urine will be weaker, difficulty in starting even the urine also, और इसके साथ साथ आप जब यूरिन डिज़ायर हुई है शुरू करेगा, अभी ड्रॉप आएगा, नहीं भी आ सकता है, थोड़ी देर बाद अब ड्रॉप्स आना शुरू हो जाएंगे और वीक स्ट्रीम होगी और फुट के आगे आके गिरेंगे यूरिन, इस तरीके से यहाँ पर होगा। और ये डिस्टेंशन जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सारे प्रॉब्लम इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। और अगर इतनी ऑब्स्ट्रक्शन रही तो पीछे फिर प्रेशर इंक्रीज होगा, मुसलसल प्रेशर इंक्रीज होकर फिर ये रिगर्जिटेशन, और इससे फिर दोनों यूरेटर्स जो है वो इलाज हो जाएंगे, हाइड्रोयूरेटर, और इसका असर जो है फिर दोनों किडनीज पर होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये कॉम्प्लिकेशंस है इसकी। तो इसको छोड़ना कभी नहीं होता है, इसको आप, लेकिन बहुत सारे लोग सर्जरी नहीं कराते हैं तो टेम्सोल्यूसिन पर काफ़ी साल चलते हैं। अल्फ़ा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर से ये भी यूज़ करते हैं, कम करते हैं, लेकिन टेम्सोल्यूसिन पर हमने ज़्यादातर लोगों को देखा है जो थोड़ा बहुत हेजिटेशन या थोड़ा बहुत हेजिटेंसी बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी है वो पानी ज़्यादा पीते हैं, इन्फेक्शन को कवर कर लेते हैं, ये वो तो थोड़ा कंजर्वेटिवली इस ट्रीटमेंट पर काफ़ी साल चल लेते हैं वो लोग। तो ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, बहुत आती है यहाँ पर, ये हमेशा एक क्वेश्चन को हमेशा जहन में रखना, इसका शॉर्ट ऐसे भी आ सकता है और ये भी, और वावा में भी पूछा जा सकता है। दूसरा जो है वो है ये एडिनोकार्सिनोमा, CA प्रोस्टेट, सिंपली प्रोस्टेटिक कैंसर एक होता है एडिनोकार्सिनोमा, क्योंकि ये मसला अब स्ट्रोमा का नहीं है, ये मसला ग्लैंड का है, और ग्लैंड में जहाँ जो टिश्यू इन्वॉल्व होगा ना आपका, वो होगा आपका पेरिफेरल टिश्यू, ये जो आप देख रहे हैं। और ये पेरिफेरल टिश्यू का बड़ा हिस्सा पोस्टीरियर होता है, और पोस्टीरियर होने की वजह से ये यूरेथ्रा को इतना इन्वॉल्व नहीं करता, ये ज़्यादा करते हैं क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर यूरेथ्रा को नहीं, क्योंकि ये पेरिफेरल होता है, तो पेरिफेरल होने के लिए ये बाहर की तरफ है, तो यूरेथ्रल प्रॉब्लम्स अभी इतने ज़्यादा नहीं होंगे जब तक कि ये बहुत ज़्यादा आगे एडवांस ना हो जाए। तो पेशेंट बहुत अर्ली आते ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट आएगा ज़्यादातर यूरेथ्रल प्रॉब्लम्स के साथ, और यहाँ वो पेशेंट जो होगा वो ज़्यादातर आपके पास उमूमन जल्दी पहुँचेगा नहीं। और ये पेशेंट उमूमन होते हैं ओवर 60, ये पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यंग भी हो सकते हैं, लेकिन ओवर 60 होते हैं, और वो 50+ वाले, ये 60+ वाले, हमने जितने भी केसेस देखे हैं ना वो तकरीबन 65-60 रिटायरमेंट के बाद वाले, ये इस तरीके से। और ये है, तो इसका मकसद है कि जो 4 जोन्स आपने देखे थे ना, सेंट्रल, पेरी यूरेथ्रल और इसके साथ साथ ट्रांजिशनल, ये 3, और चौथा ये जो आप देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा जो हिस्सा है वो यकीनन पोस्टीरियर का है। तो ये जो जोन है यहाँ पर, इस जोन को आप यहाँ पे देखोगे तो ये जोन ज़्यादातर एडिनोकार्सिनोमा के लिए है, जो मैंने आपको पहले बताया, दोबारा इसको लिखा ताकि दोबारा आप देख लें। अब इसके अंदर जो प्रोस्टेटिक कैंसर है ये ओल्डर ग्रुप में मोर है, ये आपको 60+ से 70+ वाले लोग मिलेंगे यहाँ पर। और इसका जो कोर्स है यूजुअली
आस्ता आस्ता शुरू होगा प्रोग्रेसिवली, बाद में ये एग्रेसिव हो जाएगा। इसके पेशेंट उमूमन क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पे देखा ना, जैसे यूरेथ्रा, जैसे प्रोस्टेट हमने देखा, ये देखिए प्रोस्टेट आपने ये देखा, प्रोस्टेट ये यूरेथ्रा है, ये एजेक्युलेटरी डक्ट्स हैं, इसके अंदर ये ग्लैंड्स हैं, उसके बाद इसका ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका अपना कैप्सूल, थिकनिंग ऑफ द मेसेंकाइम, लेकिन उसके बाद इसका है पेल्विक फेशा, जो फिर यूरिनरी ब्लैडर पर भी है, इसको पेल्विक फेशा कहते हैं। ये विसरल पेल्विक फेशा है, ये विसरल पेल्विक फेशा और इसके अपने कैप्सूल, इसका मकसद इसका ड्यूअल कैप्सूल है, डबल कैप्सूल, जैसे ग्लैंड्स में होता है। थायराइड ग्लैंड अपनी इसकी मेसेंकाइमल थिकनिंग है, उसके ऊपर पेरिट्रिकल फेशा। पैरोटिड ग्लैंड है, उसकी अपनी थिकनिंग, वो उसका अपना कैप्सूल, उसके ऊपर पैरोटिड फेशा। तो यहां पर भी है इसका अपनी थिकनिंग फाइब्रस टिश्यू वाली, और उसके ऊपर फिर गैप छोड़ के, पोटेंशियल गैप छोड़ के यहां पर मौजूद मिलेगा आपको ये इसका विसरल पेल्विक फेशा का फाल्स कैप्सूल। उस बीच में जो गैप होगी वहां पर वेन्स होंगी, और यही वेन्स किस यहाँ होंगी कि इधर भी होंगी, यार इधर भी होंगी। को प्रोस्टेटिक एज सच वेन नहीं होती है, एक पूरा प्लेक्सस बन जाता है, इसको हम कहते हैं वजाइको प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ वेन्स। अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी अपनी आर्टरियाँ होंगी, वो तो है ही, लेकिन इसकी वेनस सर्कुलेशन जब वापस आती है तो वो फिर वेने फुल फौरन नहीं बनाती, पहले प्लेक्सस बनाती है। और ये जो प्लेक्सस है यहाँ पर, ये तो प्रोस्टेट को वो प्लेक्सस ड्रेन करता है, और फिर प्लेक्सस ड्रेन करते हुए फिर हमारे वजाइकल वेन्स में चला जाता है, इन्फीरियर वजाइकल वेन्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ वेन है, जो आपका प्रोस्टेट यहाँ पर, तो पीछे क्या है, पीछे रेक्टम है, और फॉरन रेक्टम के बाद फिर मिल जाएगा हमें वर्टिब्रल कॉलम यानी सेक्रम वगैरह, और सेक्रम में मौजूद होता है उसके अराउंड जो है वो सेक्रल प्लेक्सस। तो वहाँ पर सेक्रल प्लेक्सस है और फॉरन फिर सेक्रम है, और सेक्रम के अराउंड फिर वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड फिर प्लेक्सस होता है लंबर तक, जो है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ये एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स ये आपके इस वजाइको प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है ऐसे, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन वेन्स में तो बहरहाल वन वे ट्रैफिक होती है क्योंकि इनमें वेल्व्स होते हैं, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ। और ये जो वर्टिब्रा है हमारा, इस वर्टिब्रा के अंदर मौजूद है स्पाइनल कार्ड। अभी यहाँ तो स्पाइनल कार्ड नहीं है, लेकिन नंबर में होगा स्पाइनल कार्ड, यहाँ पर कार्डियक वेना होगा, और उसके बाद यहाँ होंगी मेनिंजीज, और आखिरी होगा ड्यूरामीटर, और ड्यूरामीटर के साथ ये होगी हमारी एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, वहाँ पर मौजूद होता है इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। और ये इंटरवर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, ये तो फिर ऊपर तक ही चला जाएगा अप टू द स्कल आल्सो। अब ये जो एक्सटर्नल, अब आपका ये वजाइको प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस के साथ, और ये जुड़ा हुआ है फिर इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ वाया इमेजरी वेन्स। और इमेजरी वेन में याद करें कि वेल्व्स नहीं होते। इसका मकसद ये है कि अगर इनके अंदर प्रेशर आया, बाहर से कोई प्रेशर, जैसे कफिंग, जैसे स्नीजिंग, जैसे कोई स्ट्रेनिंग, जिसकी वजह से प्रेशर आया, तो इसके जो कैंसर सेल्स हैं पेरिफेरी वाले, ये नहीं अंदर वाले, वो तो अंदर तो था ही बेनाइन, और पेरिफेरी था, तो पेरिफेरी वाले सेल जो है वो इसमें स्पिल ओवर करेंगे, वो स्पिल ओवर करके यहाँ आएंगे, यहाँ आके यहाँ पर, और ये अंदर तक पहुँच जाएंगे, और अंदर तक पहुँच गए तो ये थ्रू आउट ऊपर तक चले जाएंगे। ये डायरेक्ट स्प्रेड हो रही है यहाँ पर रिगर्जिटेशन बिकॉज ऑफ थ्रू द इमेजरी वेन्स इट विल गो टू द वर्टिब्रल प्लेक्सस, और ये फिर बोन को इन्वॉल्व कर देती है, और बोन को वर्टिब्री को, पहले सेक्रम को, फिर वर्टिब्रल कॉलम को, इतना के स्कल तक भी पहुँच जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो यकीनन उसके अंदर ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस वगैरह आएंगी, और आपके वो जो फोरामिना होते हैं, एंटीरियर सेक्रल फोरामिना वगैरह, वो ब्लॉक होने की कोशिश करेंगे, और उधर से आपकी शेटिक नर्व की ब्रांचेस निकलती हैं, एंटीरियर रेमाई वगैरह, और वो उसको कंप्रेस करेंगे, तो आपको रिफर्ड पेन होगा उस पेशेंट को, जिसको हम शेटिका कहेंगे। पेशेंट जो है वो बैक पेन के साथ पहले आते हैं, यूरिनरी के साथ नहीं आते, और जब बैक पेन के साथ आते होंगे तब तक मेटास्टेसिस हो चुकी होती है, क्योंकि ये है ही मेटास्टेसिस की वजह से डायरेक्ट स्प्रेड जो हुई है, नॉट थ्रू द ब्लड बट थ्रू द इमेजरी वेन्स लाइक दिस आल्सो। तो ये डायरेक्ट के साथ भी, और या पेशेंट ये या फिर रेक्टम इन्वॉल्व हो चुका होता है। ये पेशेंट क्योंकि पेरिफेरल जोन है तो यूरेथ्रा इन्वॉल्व कम हो रहा है, पेरिफेरल जोन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इससे बोन तक ये पहुंच जाता है यहाँ पर। तो उमूमन जो पेशेंट हैं ज़्यादातर बैक पेन के साथ आते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री लो, तो वो कहते हैं कि यूरिन में कोई मुझे अभी फिलहाल मुझे कोई यूरिन में प्रॉब्लम ही नहीं, डॉक्टर साहब यूरिन के लिए तो मैं आया ही नहीं हूँ, मुझे बैक पेन बड़ा तंग कर रहा है, मुझे ये फला है। एज उसकी अगर 60-70 हो, मेल हो, वो तो ये सारी चीज़ें हो, तो ये ज़रूर एक्सक्लूड करें कि मसला क्या है। और इसके लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन अगर सर्जन करेगा तो उसको रफ, बिल्कुल वो पेरिफेरल है ना, वो बिहाइंड वाला ऐसा है, वो उसको इतना रफ वो फंगेटिंग मास मिलेगा एक तरह से, वो खुद ही सिर्फ डिजिटल DRE करके वो खुद ही समझ जाएगा इसको क्या होगा। और फिर उसकी बायोप्सी वगैरह करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन वगैरह करके अगर वो भेजेंगे तो पूरा क्लियर आ जाएगा कि ये क्या मसला है।
तो फिर उसी हिसाब से फिर उसकी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वही मसला पे यूरिन के साथ भी इवन अर्जेंट यूरिनेशन भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट अर्ली जो है ना उस प्रॉब्लम के साथ आते हैं उन्होंने, यूरिनरी प्रॉब्लम उनमें कम होते हैं रादर देन। तो ये इस तरीके से यहाँ पर, और साथ में ज़ाहिर है इवन सीमेन वगैरह में ब्लड भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरीके से मौजूद मिलेगी। अब इसका जो उमूमन डायग्नोसिस है ना शुरू में, तो यूजुअली इसका डायग्नोसिस जो है वो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। और ये प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये प्रोस्टेटिक कैंसर एसोसिएटेड होता है इन द अर्ली स्टेज इन द इंक्रीज इन द सीरम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए जिसको हम कहते हैं, इसकी एलिवेशन हो जाएगी पीएसए। अब वो पीएसए जो एलिवेट हो रहा है तो इज रिफ्लेक्ट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाउंड टू अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, बाउंड हो जाता है किसके साथ, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के साथ, व्हिच बिकम्स एलिवेटेड विद द प्रोस्टेटिक कैंसर। यानी प्रोस्टेटिक कैंसर के साथ अगर पीएसए आपको मिले ना तो ये ज़्यादातर बाउंड होगा किसके साथ, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के साथ, व्हिच बिकम्स एलिवेटेड और एंड अ फ्री फॉर्म व्हिच इंक्रीज इन बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में भी पीएसए इंक्रीज होता है लेकिन फ्री फॉर्म में, जबकि प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर वो बाउंड फॉर्म में होता है। तो हम पीएसए डेक्टिनन इंक्रीज्ड होगा many international units, but it will not be free, but it will be bound with the alpha-1। ये उमूमन पूछते हैं, the PSA titer will be very high, the free PSA titer will be very high, no, it is the bound PSA titer that will be very high। क्योंकि अगर फ्री PSA titer हाई है ना तो ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की तरफ इशारा है, वहां पर ये इस तरीके से यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, दस इंक्रीज टोटल PSA विद डिक्रीज फ्रैक्शन ऑफ द फ्री सजेस्ट मैलिग्नेंसी, यानी उसमें बाउंड और ये तकरीबन यहाँ पर, लेकिन टोटल आपको पीएसए मिला और उसके अंदर आपको टोटल पीएसए के साथ फ्री आपको कम, बाउंड आपको ज्यादा मिला, तो ये मैलिग्नेंसी है। समझ गए? तो इसको हमें अच्छे तरीके से यहां पर देख लेना आज भी। लेकिन अगर आपको फ्री ज्यादा मिला, बाउंड कम, तो ये बेनाइन प्रोस्टेटिक बढ़ता उसमें भी है। और ये प्रोस्टेटिक कैंसर जो है कैरेक्टराइज, इसमें क्या होगा, एक तो ये तो सीरम प्रोस्टेटिक के ये भी, और एक और जो ट्यूमर मार्कर है वो इसका सीरम प्रोस्टेटिक के एसिड फॉस्फेटेज। और ये एसिड फॉस्फेटेज तब बढ़ेगा जब वो कैप्सूल को पेनिट्रेट करके ये बाहर आ चुका होगा, वरना पीएसए जो है वो कैप्सूल को पेनिट्रेट करने से पहले ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोस्टेटिक सीरम प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज बढ़ गया है ना अगर, तो फिर इसका मकसद ये कि इसने कैप्सूल को बाहर कैप्सूल को इसने पेनिट्रेट कर दिया है। ये माना ये थोड़ा सा और एडवांस्ड स्टेज में यहाँ चला गया है। तो प्रोस्टेटिक के ये जो प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेज जो है इट इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर डिटेक्शन में नहीं करते, डिटेक्शन के लिए ज़्यादा डायग्नोस्टिक पीएसए है, लेकिन ये बहरहाल पता लगाने के लिए है इंपॉर्टेंट कि ये किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहरहाल इतनी नहीं है जितनी, लेकिन अकेला नहीं, लेकिन ये पीएसए के साथ मिला के आप करेंगे तो फिर पीएसए की भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी इसके मुकाबले में। ये दोनों फिर एक साथ ही होते हैं यहाँ पर। और ये फिर फॉलोअप के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, डिसेमिनेशन के लिए कि कितना डिसेमिनेट हो चुका होगा ये। तो ये दोनों चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये मैंने बताया कि ये आप देख सकते हो कि ये रेक्टम के साथ, और ये थोड़ा सा प्रेस किया तो एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम हियर, और ये बैक साइड जो आप देख रहे हो ये इसका पोस्टीरियर वो पेरिफेरल जो जोन है। लेकिन इस बीच में हमने आपको दिखाया था प्रीवियसली, थोड़ा सा आप देख लें कि ये पेरिटोनियम है, ये सेमिनल वेजाइकल है, और यहाँ से ये जिसको हम कहते हैं रेक्टो वजाइकल पाउच, ये रेक्टो वजाइकल पाउच के ये जो बॉटम है ना यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये पहले ये जो पहले पाउच था ना डेवलपमेंट में ऐसे था, इतना था बड़ा पाउच, इतनी पाउच थी डिपेंडेंट मोस्ट डिपेंडेंट इतना, लेकिन बाद में ये ऐसे फ्यूज हो जाता है, ऐसे फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन फ्यूज़ होने के साथ ये थोड़ी ना कोई होगा कि ख़त्म हो जाएगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ होके यहाँ पर वो पहले से ही अटैच था किस पर, पेरिनियल बॉडी पर, तो एक मेम्ब्रेन सी क्रिएट हो जाती है, एक फेशा सी क्रिएट हो जाती है, एक पोटेंशियल फेशा है एक तरह से, एक पोटेंशियल, इतनी थिकनेस नहीं है कि इसके कैंसर को यहाँ स्प्रेड होने से बचा सके, लेकिन बहरहाल मौजूद है। और इसको यहाँ पर हम कहते हैं द फेशा ऑफ डेनन विलियर्स, यूरोरेक्टल फेशा। वरना ये खुद क्या थी, ये पाउच थी, ये ऐसे कंप्रेस होकर सिंगल बन गई, तो एक पार्टीशन सी क्रिएट हो गई है जो फिर रेक्टम को यहाँ से बचाती है, अर्ली स्टेजेस में इसको बचाती है, लेकिन बाद में ये पेनिट्रेट होकर फिर इसको, तो इसको फेशा ऑफ डेनन विलियर्स कहते हैं। इट्स काइंड ऑफ पोटेंशियल बैरियर है एक तरह से जो इसको कैंसर को इस तरीके से बचाता है यहाँ पर। तो इसको डीआरई कहते हैं। तो डीआरई से बड़े आसानी से सर्जन जो है वो डायग्नोस कर देते हैं, बाद में वो सिर्फ स्टेजेस देखने के लिए बायोप्सी लेते हैं, अदरवाइज पेशेंट को पता, डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये मसला क्या होगा।
तो ये एडिनोकार्सिनोमा फ्रीक्वेंटली मैंने बताया कि इस एडिनोकार्सिनोमा की जो मेटास्टेसिस है ना ज़्यादातर वो बोन्स में बहुत ज़्यादा है, और बोन्स में अगर यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो ये बोन्स प्रोग्रेस करके वहाँ पर इसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस। तो ऑस्टियोब्लास्ट को वहाँ पर ये एक तरह से करेगा क्या, ग्रो कराएगा, प्रोलिफरेट कराएगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल भी उधर इसकी वजह से बढ़ जाएगी, क्योंकि बोन जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं ज़्यादा, ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बोन ज़्यादा बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनते बनते उसके फोरामिना वोरामिना ब्लॉक कर देगा और कंप्रेस जो होगी तो फिर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन्स यहाँ पे होगी वर्चुअली जो है इस तरीके से। तो ये ट्यूमर जो होगा या ज़्यादातर ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर्स जैसा आपको यहाँ नजर आएगा, लेकिन ये मेटास्टेसिस है, इसका ट्यूमर वहाँ पहुँचा है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कर रहा है। आपको लगेगा जैसे कोई प्राइमरी ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर है कोई, लेकिन ये एक्चुअली इस तरीके से यहाँ पे तो ये कैंसर जो होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा उमूमन एंडोक्राइन थेरापी से। ये वाले ट्यूमर्स एंडोक्राइन थेरापी से रिस्पॉन्ड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर इसकी अब सर्जरी आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्प्रेड हो गया तो ये सर्जरी नहीं करेंगे। फिर इसको उमूमन क्या है कि बिकॉज इट इज़ पार्शियली रिलेटेड टू एंड्रोजन एक्टिविटी, तो फिर इसको उमूमन ज़्यादातर जो है वो फिर सीरोलॉजिकली इसको देखते हैं यहाँ पर, और फिर ज़्यादातर इसको हार्मोनल थेरापी से कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा अगर स्प्रेड हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे सर्वाइवल सिर्फ 6 से 8 महीने से ज़्यादा नहीं है। 6 से 8 महीने इवन भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इवन लेस देन 4-5 मंथ्स। अंडरस्टैंड। तो ये दो ट्यूमर्स खास तौर पे, इस पे शार्ट ऐसे भी, और ये भी मैं कोशिश करके इसके MCQs बना रहा हूँ, ये शायद आज रात भेज दूँ आपको, ये फ़ौरन आप उनको करें। ये रॉबिन्स के भी और इसके साथ साथ कुछ और भी मिला के एक पैकेज आपको भेज रहे हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लो वीडियो को और इसकी पावर पॉइंट पढ़ के फ़ौरन इसके MCQs करो, तो वो टॉपिक ही पूरा कवर हो जाएगा, आपका एक आइडिया आ जाएगा। उसकी एनाटॉमी पहले से, उसकी सर्जिकल एनाटॉमी पहले से आपको जहन में है, इसके जोन्स, इसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इसके हार्मोनल इंटर रिलेशंस कार्सिनोमा की, इसकी और कौन कौन सी चीज़ें, ग्रास और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंसेस और इसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके सिम्टम्स वगैरह, ताकि उस सिनेरियो आपको पूरा समझ में आ जाए। एज का दोनों में डिफरेंस और कौन कौन से जोन इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनका किस तरीके से यहाँ पर है। तो ये 2 क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे और बड़े आराम से आप एक पेज जो है ना वो इसका शार्ट ऐसे भी लिख सकोगे, एंड यू कैन इवन टॉक इन इंटरेक्टिव आल्सो, और उसके आसपी वगैरह भी आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोलॉजी में हर जगह पर आपको ये केसेस बहुत मिलेंगे सर्जरी के अंदर यहाँ पर। तो दिस वाज एक्चुअली योर क्लास।